हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं जो वैद्युत आवेश तथा वो क्षेत्र जो चैप्टर है, फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है फिजिक्स का, वही आपको बताने वाला हूं। जो न्यूमेरिकल स्टार्टिंग के जो 5 न्यूमेरिकल है यहाँ तक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छे से बता देना चाहता हूँ। और बिल्कुल आपको किसी भी न्यूमेरिकल की टेंशन या डेरिवेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक डेरिवेशन को काफ़ी अच्छे से बताता रहूँगा। तो ये फटाफट इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसको जो ये 5 क्वेश्चन है, इस पाँचों क्वेश्चन को हल करके आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छे से देखेंगे। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर नोट कर चुका हूँ और इसी को काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ। और जो और 4 जो क्वेश्चन है, आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, काफ़ी एंड तक देखते रहिएगा इसी तरह। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ कर सुना देता हूँ, बता देता हूँ कि आपको इसमें पूछ क्या रहा है, क्या क्या पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है एन यानी न्यूटन। तो न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का एफ यानी एफ का मात्रक है। तो मैं इसको ग्राफ के द्वारा, सबसे पहले आपको ग्राफ के द्वारा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 आवेश लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 2 आवेश यहाँ पर ले लेते हैं हम। 2 आवेश यहाँ पर मैंने ले लिया और दोनों आवेश के बीच की दूरी जो ये है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख रहे होंगे 30 सेंटीमीटर ये दिया है। तो इसको 30 सेंटीमीटर आर दिया है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें अब क्या कह रहा है कि छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, तो इसको मान लेंगे 2 आवेश जो हैं Q1 और Q2, इसको Q1 और Q2 मान लेते हैं। और इस पर Q1 पर कितना चार्ज है, तो 2 × 10⁻⁷ कूलाम ये आवेश है और कूलाम है यहाँ पर -7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि 3 × 10⁻⁷, और ये जो आवेश है इनके बीच की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, यानी आर जो दिया है Q1 इतना दिया है, Q2 इतना दिया है और आर इतना है। तो हमें अब उनमें क्या पूछ रहा है, इनके बीच का कितना, यानी इसमें जो बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के बीच, ये जो है ये कितना बल लग रहा है, इन दोनों के बीच का कितना बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के बीच, तो वही हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल करके आपको बताते हैं कैसे आपको हल करना है। तो सबसे पहले आपको एक दिया क्या क्या है इसमें लिख लेते हैं कि यहाँ पर दिया है Q1, क्या दिया है, Q1 दिया है यहाँ पर Q1 2 × 10⁻⁷ कूलाम, ये आपका Q1 दिया है। और Q2 कितना दिया है, Q2 दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और आगे क्या दिया है, तो R इसमें आप देखेंगे R दे दिया है इसमें 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो 30 में 100 से भाग दे देंगे, तो एक कट कर हो जाएगा 3/10 मीटर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो F पूछ रहा है, यानी F जो पूछ रहा है यही आपका पूछ रहा है N, तो न्यूटन पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कूलाम के नियम अनुसार, यानी कूलाम का नियम अभी तक आपने डेरिवेशन अभी तक नहीं देखा है, तो मैं आपको वीडियो, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इसको कूलाम के नियम पर रखते हैं। और कूलाम का नियम क्या होता है यहाँ पर देखेंगे कि F इजकल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r², यही जो होता है आपका कूलाम का नियम होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कूलाम के नियमानुसार
ये मैंने लिख लिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद हम इस फार्मूले पर अब वो जो जितना भी मान दिया है उसको रखेंगे। तो यहाँ पर एक और फार्मूला होता है, इसको मैं एक बार और रख देता हूँ। तो एफ इजकल टू अथवा करके इसको लिख सकते हैं। एफ इजकल टू होता है के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो के आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि क्यों के जो क्यों आ गया। तो मैं बता दूं कि जो के है कांस्टेंट है, मान लिया जाता है ये नियतांक है। ये 1/4πε का मान का जो नियतांक है के मान लिया मैंने। ये भी एक फार्मूला है, ये कूलाम का नियम का ये भी एक फार्मूला है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं के एक नियतांक है, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे, हम इसको मान को रखेंगे। अब इस पर रखेंगे तो एफ इक्वल टू एफ नहीं दिया है, तो यहाँ पर एफ कर लेते हैं हम। और 1/4πε मान का 1/4πε का मान कितना होता है। तो मैं बता दूं कि 1/4πε का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हम नहीं लिखेंगे और गुणे करेंगे। यहाँ पर Q1 का मान कितना दिया है, Q1 दिया है 2 गुणे 10 के पावर -7 और कितना दिया है Q2 कितना दिया है यहाँ पर, तो गुणे का चिन्ह कर देंगे। और Q2 कितना दिया है 3 गुणे 10 के पावर -7। अब इसको R कितना दिया है, तो यहाँ पर करेंगे R जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको मीटर में चेंज करके। तो यहाँ पर 3/10 जो दिया है। अब इसको होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने के बाद अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 54 गुणे 10 के पावर -5 बटे हो जाएगा यहाँ पर 9/100। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 54 गुणे 10 के पावर -5 और ये जब ऊपर जाएगा 100 तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे 10 के पावर 2 और बटे हो जाएगा 9। तो 9 से यहाँ पर देख रहे होंगे 9 से 9 छके 54, 9 छके 54 यहाँ पर कट जाएगा। और इसके बाद हम इसको हल करेंगे जब, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 गुणे 10 के पावर -3। तो आपको मैं बता दूं कि ये कैसे है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि न्यूटन होता है, यानी बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। अगर आप ये न्यूटन अगर नहीं लिखते हैं तो आपका जो ये सवाल जो है गलत हो जाएगा, जो आपने ये सॉल्व किया है ये गलत हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर कैसे आया है। तो यहाँ पर देखेंगे 9 छके 54, तो यहाँ पर बच गया 6, तो 6 गुणे 10 के पावर -5 बच गया है। तो जब -5 में से जब 2 घटेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -3 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर -5 और 2 दिया है, जब इसको हल करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं इसी तरह सेकेंड नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से इसको भी मैंने नोट कर लिया है और इसको मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ कर बता देता हूँ इसमें पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण y में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो सबसे पहले हम इसको इसमें 2 क्वेश्चन दिया है तो फर्स्ट को हल करके दिखाता हूँ। इसमें है पहला में जो है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है। तो इसमें r पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है r। और ये जो है यहाँ पर देख रहे होंगे आवेश, ये दोनों आवेश हैं, ये 0.8 माइक्रो कूलाम और 0.4 माइक्रो कूलाम। तो ये इसको हम कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर देखेंगे कि जब हम यहाँ पर इसको जब कन्वर्ट करेंगे 0.4 माइक्रो कूलाम इक्वल टू यहाँ पर जब करेंगे
तो 4×10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा ये आपका। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 0.8 माइक्रो कूलाम को, तो ये हो जाएगा 8×10⁻⁻6 कूलाम। ये जो हो गया कूलाम में कन्वर्ट हो गया। ये जो बल आपका दिया है 2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन बल दिया है यहाँ पर। तो ये जो है इसको बल को एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ आपका दे दिया है 0.2 न्यूटन। और ये जो हो गया आपका Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, ये दोनों, ठीक है। अब इसको मैं हल करके अब क्या करेंगे कि एक फार्मूले पर हम इसको रखते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे कि F इजकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 /r²। अब इसको इसी फार्मूले पर सभी मानों को रखना है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे कि F इजकल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 /r²। अब जब हम इसको हल करेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि K का मान क्या होता है। K का मान होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये जो होता है आपका K का, यानी 1/4πε0 का जो मान होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसी तरह आगे इसको जब हल करेंगे कि F का मान कितना है, F का मान दिया है 0.2 न्यूटन और इजकल टू दिया है, और K का मान 9×10⁻⁹ और यहाँ पर कर देंगे गुणे 4×10⁻⁻6 गुणे 8×10⁻⁻6। और ये हो जाएगा r² की बात किया है तो यहाँ पर r का मान नहीं दिया है, तो इसको इसी तरह अब इसको पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने के बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा r²। क्या हो जाएगा, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो r² इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 9×10⁻⁻3 और यहाँ पर हो जाएगा, जब हम इसको हल करेंगे तो 4×32 यहाँ पर हो जाएगा 32×10⁻⁻+ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको हल कर लेंगे तो कटेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻1 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा, जब न्यूटन इधर नीचे आएगा तो यहाँ पर होगा 0.2 न्यूटन। अब इसको जब हम हल करेंगे r² को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से जब कटेगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। और 16 को जब हल करेंगे तो यहाँ पे r² इजकल टू 9×10⁻⁻9 और जब हम इसको r को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट इधर हो जाएगा। तो r² इजकल टू क्या हो जाएगा 9×10⁻⁻2 और हम इसको जब स्क्वायर कर देंगे, ये बाहर ही रहेगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r इजकल टू, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर देख रहे होंगे मिस्टेक हो गया कि 9×16 यहाँ पर होना चाहिए, 16 मैं इसको कर देता हूँ। और उसके बाद हम इसको जब हल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जब इसको अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे यहाँ पे 16 है तो 4 हो जाएगा। और ये जब दिया है स्क्वायर तो ये गुणे 10 के पावर यहाँ पर -2 ही रहेगा। और जब हम इसको हल करेंगे r इजकल टू यहाँ पर 3 चौके 12 गुणे 10 के पावर -2 और ये जो आएगा आंसर ये मीटर में होगा, मीटर में हो जाएगा। जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
यहाँ पे होगा ये आपका 12 सेंटीमीटर। जब इसको गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 से जब भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर, ये जो आ गया आपका आंसर आ गया। चलिए इसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि इस थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया फिर से, और इसको मैं पढ़कर एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ कार्य है। उससे पहले सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि इतना बीमाहीन राशि है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करना। इतना जब इसको हम हल करेंगे तो इसको हमको सुनिश्चित करना है कि ये एक बीमाहीन राशि है। तो चलिए इसको मैं हल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व मैंने लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे कि k² अपान MEMP इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे k जो है 1/4πε का कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्क्वायर दिया है। तो जो 1/4πε का जो मात्रक होता है, यहाँ पर देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और गुणे यहाँ पर कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन का जो मात्रक होता है कूलम होता है, तो ई का स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर कूलम स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको अपान कर देंगे। और जी का दिया है, कैपिटल जी का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी और स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर दे दिया है, और गुणे यहाँ पर कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मात्रक होता है यहाँ पर केजी हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन का भी 1 kg होता है। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कट गया, और यहाँ पर कर देंगे केजी स्क्वायर, यहाँ पे कट जाएगा, ये रहेगा स्क्वायर आपका, और ये जो है आपस में कट जाएंगे, और ये भी आपका कट जाएगा। तो इसी तरह आपका मान हो जाएगा एक जो यहाँ पर दिखाएंगे कि ke² अपान जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन एक बीमाहीन राशि है। और उसके बाद हम इसका मान जो रख कर, इसी फार्मूले पर इसका मान रख कर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो k है 1/4πε का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे हो जाएगा जी का मान, कैपिटल जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान आपका हो जाएगा 6 पॉइंट कहीं पे 6.66 दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे 7 ले रहा हूँ। और ये हो जाएगा × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे होता है 9 × 10⁻⁻31 किग्रा। और उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन का जो होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। उसके बाद मैं इसको हल करता हूँ। जब हम इसको यहाँ पर उस फार्मूले पर रखेंगे तो हो जाएगा आपका 9 × 10⁻⁹ गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद आपका अपान में दिया था 6.67
गुणे 10⁻11 गुणे 9.9 गुणे यहाँ पर 1 है गुणे 10⁻31 गुणे 1.6 7 या 6 ही ले लेते हैं यहाँ पर गुणे 10⁻27 जो भी यहाँ पर ले सकते हैं 6 या 7 जो भी 1.67 कहीं पे दिया रहता है और या 6 दिया रहता है। जब हम हल करेंगे आपस में तो यहाँ पे हो जाएगा 23.04। इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻−29। और जब हम नीचे वाले पद को यहाँ पर हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 6.67 गुणे 9.9 गुणे 1.166 गुणे 10⁻−69। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसको भी हल करेंगे, काफ़ी डिटेल में आपको लेकर जा रहा हूँ। और यहाँ पे हो जाएगा 23.014 और गुणे हो जाएगा 10⁻−29 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 100.75 702 गुणे 10⁻69 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 23.04 अपॉन 1.0075 702 गुणे 10⁻−2 और यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम, यहाँ पे जगह ना होने की वजह से हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि 10⁻−29 गुणे 10⁻−69। जब ये यहाँ पर जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा। और हम इसको डायरेक्टली जब हल कर देते हैं तो सिंपली आपका मान हो जाता है 22.86 गुणे 10⁻38 या हम यहाँ पर कर देंगे 2.2 गुणे 10⁻39। यही जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स इसी तरह देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वैद्युतावेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। और इसमें ये जो ऑप्शन ए है इसमें क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु का वैद्युतावेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य। और बी इसमें है स्थल अथवा बड़े पैमाने पर हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ए का जो है यहाँ पर उत्तर मैंने लिख चुका है और काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि वैद्युत आवेश का क्वांटीकृत होने का अर्थ है किसी वस्तु पर आवेश। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्वांटित का मतलब क्या होता है, आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आवेश इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के मूल आवेशों का कोई पूर्णांक होता है, अर्थात पिंड पर आवेश सतत रूप में नहीं बदलता है, अपितु वह क्यू आवेश का क्वांटम या पुंजर पैकेट के रूप में अलग हो जाता है। और इसे गणितीय रूप में किसी पिंड का आवेश Q ±NE, जहाँ n एक इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, जहाँ n एक पूर्णांक तथा इलेक्ट्रॉन E एक इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो एक बार मैं और इसको रिवीजन कर देता हूँ, ध्यान से देख लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ पर रोक देता हूँ और देखेंगे कि आवेश इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के मूल आवेश का कोई पूर्णांक होता है, अर्थात पिंड पर आवेश सतत रूप में नहीं बदलता, अपितु वह क्यू आवेश का क्वांटम या पुंजर पैकेट के रूप में अलग हो जाता है। गणितीय रूप में किसी पिंड का आवेश Q ±NE, जहाँ n एक पूर्णांक तथा E इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर आवेश है।
तो इसी तरह बी, इसी का जो ऑप्शन बी है उसी में उसका जो है यहाँ पर देख लेंगे कि व्यवहारिक रूप में स्थूल स्तर पर आवेशित पिंड पर बड़ा आवेश होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत छोटा आवेश होता है। जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन जोड़े या उससे से निकाले जाते हैं तो आवेश में इतना कम परिवर्तन होता है कि आवेश सतत रूप में परिवर्तित। अब आगे देखेंगे, मैं इसको आगे कर देता हूँ, आवेशित होने लगता है। अतः स्थूल स्तर पर आवेश का क्वांटित होना छोड़ा जा सकता है जब पिंड को बड़े पैमाने पर लिया जाता है। तो यही जो है आपका 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व हो गया। इसमें इसको हल नहीं करने, सिर्फ आपको जो भी आप पढ़ें इसके बारे में इसमें लिख डालना है। इसी तरह चलिए आपको 5th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं 5th नंबर क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसमें मैं इसको आपको नोट करके यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें आपको समझाने में। ऐसा मैं इसको पढ़कर आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी कारण की परिघटना का वस्तु के युग्म में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य है। तो चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि जब कोई छड़ है, यानी कोई छड़ एक ले लेते हैं, ये एक छड़ मान लेते हैं और ये एक रेशमी कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है। अब हम इसको सबसे पहले मैं आपको हल करके बताता हूँ। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा नहीं गया होता है, तो यानी जब हम इसको अभी रगड़े नहीं होते हैं तो ये अनावेशित होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्लस या माइनस कोई भी चार्ज नहीं होता है इस पर। और जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब इसको हम आपस में रगड़ते हैं कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े को, तो इसमें क्या होता है कि एक चार्ज इसमें उत्पन्न होता है। क्या होता है? चार्ज उत्पन्न होता है, प्लस माइनस। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से कपड़े पर स्थानांतरित, यानी कांच की छड़ से जो है इस पर स्थानांतरित होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार कांच की छड़ धनावेशित, यानी ये धनावेशित हो जाती है और ये रेशमी कपड़ा जो है ऋणावेशित हो जाता है। और आवेश को ना ही उत्पन्न किया। मैं आपको बता दूं कि जो आवेश होता है उसको ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसको सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि यही जो है संरक्षण नियम है। इसी तरह आप जो भी पढ़ें आप इसमें लिख डालेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।